ममाज बुआई। शादी से घर की रौनक ही कुछ और हो जाती है। कल तक इस घर में मात्र हम तीन प्राणी थे, मैं, अमन और नितिन। अमन और नितिन की ऑफिस चले जाने के बाद घर मुझे काट खाने को दौड़ता था, समय काटे नहीं कटता था। और अब 4 दिनों से हालत यह है कि मुझे घड़ी की तरफ आंख उठाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। इकलौते बेटे की शादी में माँ को सांस लेने की फुर्सत मिले भी तो कैसे। कल से मेहमान एक एक कर रवाना होने शुरू हो जाएंगे और 2 ही दिनों में घर पुनः खाली हो जाएगा। लेकिन मुझे अब खालीपन कभी नहीं घेरेगा। घर में नववधू जो आ गई है, उसके संग बातें करते, काम करते अब तो मेरा समय मज़े से कटेगा। एक तरफ घर में नववधू के आने का एहसास मुझे गुदगुदा रहा था, तो दूसरी ओर कुछ चिंताएं भी घेर रही थी। अपने बेटे के प्रति जितना मेरा झुकाव है, उतना ही उसका भी मेरे प्रति लगाव है। मम्मा मम्मा करते जुबान नहीं थकती उसकी। घर में जितने सदस्य हैं उतने ही नौकर हैं, फिर भी अपने हाथों से उसके सभी काम करने से ही मुझे संतुष्टि मिलती है। हम माँ बेटे का यह आपसी लाड़ प्यार नई बहू नीरा को भी उसी तरह खटकने न लग जाए जिस तरह मुझे अमन और उसकी माँ का लाड़ प्यार खटकने लगा था। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि शादी की थकान के कारण पलंग पर लेटते ही नींद के आगोश में समा जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो स्मृतियों के ताने बाने ने मेरी नींद को कहीं दूर पटक दिया था। पास ही खराटे भरते अमन को देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही थी। पुरुष गृहस्थी में रहते हुए भी कितना निर्लिप्त जीवन जी सकता है। न किसी को कोई अतिरिक्त मोह और न भावनाओं से कोई अतिरिक्त ज्वार। दुनिया भर की संवेदनाएं तो मानो स्त्रियों के लिए ही बनी है, जिसकी दुख में भी आंखें बरस पड़ती है और खुशी में भी। जनवरी की सर्द रात को अपने पूरे जीवन पर थी। 4 दिन शादी की गहमा गहमी में मैं इस ठंड को महसूस ही नहीं कर सकी। आज काम से कुछ राहत मिली तो सर्दी की तीव्रता का एहसास हुआ। मैं कंबल में और अंदर दुबक गई, लेकिन कंबल में दुबकने से ही इंसान स्मृतियों के शिकंजे से मुक्त तो नहीं हो सकता। विगत का एक एक दृश्य मेरी आंखों के सामने ऐसे घूम रहा था मानो कल ही घटना हो। तुम्हें तो हर काम माजी से पूछकर या बताकर करने की आदत हो गई है। ममाज बुआए, ममाज बुआए, ममाज बुआए। मेरे कानों के बाहर से गुजरती माँ जी के कानों में ये शब्द हथौड़े की भांति गूंज उठे। अमन उनका इकलौता लाडला बेटा है, जिसकी बलाइयाँ लेते हुए थकती नहीं थी। बेटे को पालने में उन्होंने अपना पूरा ममत्व को उलेड़ कर रख दिया था। अमन ने भी उन्हें निराश नहीं किया था। माँ के सब अरमान पूरे करना वे अपना पहला कर्तव्य समझते थे। अपनी बहू यानी मुझसे भी माँ जी को कोई शिकायत न थी। दरअसल बेटे को उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि उनकी जुड़ी हर चीज उन्हें प्रिय थी, फिर चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। इसलिए अमन का रुमाल भी उन्हें इतना ही प्रिय था जितना कि उसका बेटा या बीवी। लेकिन यही माजी से भूल हो गई कि वे भूल गई कि बीवी के संवेदनाएं होती है, वह रुमाल की तरह भाव शून्य नहीं होती। अपने अधमोह में उन्होंने कभी यह जानने की चेष्टा नहीं की कि मैं उनके स्त्री पुत्र मोह को पसंद करती हूँ या नहीं। इसलिए उस दिन मेरा अमन को ममाज बुआए कहकर संबोधित करना उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा गया। लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्य हुआ था कि उन्हें अमन की प्रतिक्रिया सुनकर। कम ऑन डार्लिंग, मेरे लिए तुम भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी माँ। पर क्या करूँ डियर, तुम्हारी बात मानता हूँ तो जोरू का गुलाम कहलाऊंगा, और माँ की बात मानता हूँ तो ममाज बुआए।
अपनी जिंदगी तो भैया अब ऐसे त्रिशंकु की तरह लटकते हुए ही गुजर जाएगी। और एक कहा लगाते हुए वे ऑफिस निकल गए थे। लेकिन माँ जी तो गहरी सोच में डूब गई थी। इतने बड़े आक्षेप को इतने हल्के से ले रहा है उनका बेटा, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। उन्हें भी हर बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने की आदत है। अमन भला क्या खाक माँ को मानता है? उसके बाप तो पूरे श्रवण कुमार थे। अपनी माँ यानी मेरी सास के सामने आंख ऊपर तक नहीं करते थे। रात को 2 घंटे नियम से माँ के पाँव दबाते थे। घर में सास का हुक्म पत्थर की लकीर होता था। वे बेचारी दबी जुबान से कभी पति को कुछ कहती तो वे भी उनकी बात इसी तरह मजाक में उड़ा देते जैसे आज अमन ने उड़ाई है। यदि उनके कारण अमन की हालत त्रिशंकु की तरह हो गई है तो ठीक है, वे अब से उनसे कोई उपेक्षा नहीं रखेगी, उससे एक दूरी बनाकर रखेगी ताकि उस बेचारे को बहू को ताने न झेलने पड़े। उस दिन के बाद से माँ जी ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। बापूजी के 3 बंदरों को उन्होंने स्वयं में आत्मसात कर लिया था। कुछ न बोलना, न कुछ सुनना और न कुछ देखना। एक दिन मैं और अमन किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए घर से निकल रहे थे। माँ जी ने पहले ही तबीयत ठीक ना होने का बहाना कर साथ चलने से इनकार कर दिया था। पिताजी शादी समारोह से वैसे ही दूर रहते थे। मैं अपने मेकअप को मुंह में अंतिम टच दे रही थी कि अमन की आवाज़ सुनाई दी। वे माँ जी से पूछ रहे थे कि शादी में कितने रुपए लगाने हैं। माँ जी ने तमतमा कर जवाब दिया था, इतनी छोटी छोटी बातें मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें और नीरा को उचित लगे वैसा कर लिया। माँ का यह रूप अमन के लिए सर्वथा नया था। वे अचकचाकर वहां से हट गए। समाचार देखते पिताजी ने भी एक क्षण क्यों नजरें उठाकर माँ की ओर ताका, पर फिर जाने क्या सोचकर पुनः टीवी देखने लगे। लेकिन मुझे लग गया कि हो न हो माँ जी ने उस दिन का हमारा वार्तालाप सुन लिया है और अब वे चोट खाई सर्पिणी की तरह बदला लेने पर उतारू है। एक बारगी तो मैं डर गई, लेकिन फिर सोचा अच्छा ही है, चोट खाकर माँ जी अपने केचुल में सिमट रही है। मैं क्यों उनकी परवाह करूं? मैंने कुछ गलत थोड़े ही कहा था। उसके बाद भी कुछ मौके ऐसे आए जब अमन ने माँ जी से कुछ पूछना चाहा और माँ जी ने उन्हें छिड़क दिया। तब से अमन माँ जी से कतराने लगे और हर बात मुझसे सलाह और मशवरा करने लगे। शायद मेरा अहम यही चाह रहा था कि, लेकिन बेटे पर अपना एकाधिकार खंडित होते देख माँ जी कुंठित रहने लगी थी। यह कुंठा समय असमय झलझलाहट बनकर उनके सीने में निकल पड़ती। मामा जी के पोते के मुंडन संस्कार के समय ऐसा ही वाकया हुआ था। इकलौती बहन होने के कारण माँ जी और संग में पिताजी को समारोह में जल्दी पहुंचना था। तय हुआ कि मैं अमन ऑफिस के आने के बाद उसके संग पहुंचूंगी। पोतों से स्वाभाविक जुड़ाव के कारण माँ जी ने नितिन से अपने संग चलने का आग्रह किया, लेकिन उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो अपनी मम्मी के संग आएगा। बस माँ जी का दबा हुआ आक्रोश फूट पड़ा। हाँ हाँ, मम्मी के संग ही आना, ममाज बॉय जो ठहरा। मैं तुरंत समझ गई कि मेरा तीर मुझ पर ही चलाया जा रहा है। मैं कहाँ पीछे हटने वाली थी। मैं तुरंत नितिन को अपने सीने से चिपका लिया और कहा, ठीक है माँ का लाडला, माँ के साथ ही आएगा, आप जाइए। मेरी इस हरकत से माँ जी और चिढ़ गई और बोली, पर कल को इसकी बहू को यह माँ बेटे का लाड़ प्यार पसंद नहीं आया तो? माँ जी, मैं उन माँओं में से नहीं हूँ जो बेटे के शादी के बाद भी उसे अपनी पल्लू से बांधे रखती है। शादी के बाद नितिन की अपनी गृहस्थी होगी जिसे वह स्वनिर्णय या अपनी बीवी के परामर्श से चलाएगा। मैं एक आदर्श माँ की तरह उससे कदापि हस्तक्षेप नहीं करूँगी। पिताजी ऑटो ले आए थे।
इसलिए हम सास बहू की तकरार वहीं समाप्त हो गई। माँ जी ने उस दिन के बाद अपना मुंह पूरी तरह सील लिया था। घर की शांति के लिए अमन ने भी चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। पिताजी की तरह वो भी धीरे धीरे आत्म केंद्रित रहने लगे। हर समय ऑफिस की फाइलों में लीन। सेवानिवृत्ति के बाद फाइलों का स्थान अखबार और पत्र पत्रिकाओं ने ले लिया। पिताजी का अब तक स्वर्गवास हो गया था। माँ जी उम्र के अंतिम पड़ाव पर थी। नितिन जुआ में हो चला था तो मैं प्रौढ़ा। अब मैं माँ जी की मन स्थिति समझने लगी थी। बेटे पर अपना एकाधिकार छीन जाने का भय मुझे भी कुछ कुछ सताने लगा था। माँ जी के प्रति आक्रोश सहानुभूति में बदल चुका था, पर मैं उसे व्यक्त करने में हिचकिचा रही। और फिर बेटे के प्रति स्नेह का सागर दिल में समेटे ही एक दिन माँ जी भी इस लोक से विदा हो गई। आज घर में नववधू के आगमन के साथ ही माँ जी से जुड़ी समस्त यादें पुनर्जीवित हो उठी है। घर की शांति बनी रहे, इसके लिए माँ जी ने अंततः अपनी ममता के उफनते ज्वार को काबू में कर लिया था। मैं भी आज नितिन और उसकी गृहस्थी से जुड़े समस्त अधिकार नववधू मेघा को सौंपती हूँ। माँ जी के सन्मुख मैंने जो आदर्श का माँ का दंभ भरा था उसे हकीकत में परिवर्तित करके दिखाऊंगी, ताकि कल कोई और विद्रोहिणी नीरा न पैदा हो जाए। इस दृढ़ निश्चय से मेरे अशांत मन को गहरी शांति मिली और मैं शीघ्र नींद के आगोश में समा गई। आधी रात के बाद कानों में मम्मी जी की फुसफुसाहट सुनकर मैं चौंक कर उठ बैठी। नववधू मेघा अपनी रात्रि प्रवेश में ही मुझे उठाने का प्रयास कर रही थी। फुसफुसाहट इस बात का संकेत थी कि उसे अमन के उठ जाने का भय था। किसी अनिष्ट की आशंका से मैं कांप उठी। कहीं प्राथमिनी में ही नितिन ने मम्मा के प्रति लाड़ प्यार जताते हुए कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं कह दी कि मियाँ बीवी लड़ बैठे और मेघा उसे बुलाने आ गई। मेरी घबराहट भांपकर मेघा फिर फुसफुसाई, नितिन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आपको बुला रहे हैं। मैं नंगे पांव बिना शॉल लपेटे ही मेघा के पीछे हो ली। नितिन बेटे क्या हुआ? घबराओ नहीं माँ, शादी में इतने दिन उल्टा सीधा खा लेने से पेट गड़बड़ा गया है। 5-5 दस्त हो चुके हैं। मैंने सोचा आपसे दही हल्दी बनवा कर खा लूँगा तो तबीयत संभल जाएगी। मैं अभी बना कर लाई, कहकर मैं उल्टे पांव रसोई की ओर जाने लगी। तभी मुझे अपने कुछ समय पूर्व किए गए निश्चय की बात याद आ गई और मैं वहीं ठिठक कर रुक गई। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। यदि नितिन इसी तरह अपने हर काम के लिए मुझे बुलाता रहा तो कोई आश्चर्य नहीं कि कल मेघा भी उसी मामाज बॉय की उपाधि दे दे, जो कदापि नहीं चाहती थी। मुझे आज पहले दिन से ही नितिन की देखभाल की संपूर्ण बागडोर मेघा को सौंप देनी चाहिए। यह सोचकर मैं वापस मुड़ी। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? बेटा, इतने से काम के लिए तुमने मुझे क्यों बुलाया? अब तुम्हारी सार संभाल के लिए मेघा तुम्हारे पास है। तुम्हें उसे सौंप कर मैं बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी हूँ। अब तुम अपनी ज़रूरत उसे बताया करो। जी मम्मी जी, जी मम्मी जी, मैंने इनसे कहा भी था कि मैं बना लाती हूँ। मेघा स्वयं को दोषी मानकर बौखला उठी थी। मेघा को अभी घर की ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर उसे सही मात्रा भी नहीं पता होगी। वैसे भी अपने कामों के लिए मैं आपके अलावा अभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अपनी प्रशंसा सुन मैं फूल उठी और तुरंत रसोई की ओर लपकी। सधे हाथों से पलक झपकते ही दवा तैयार कर ली और अगले ही क्षण मैं पुनः नितिन के दरवाजे पर थी। लेकिन पर्दे के पीछे के वार्तालाप से मेरे उड़ान भरते पैरों को लकवा मार गया। आपने मुझे क्यों नहीं जाने दिया? क्या सचमुच आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मेघा का रूठा स्वर सुनाई दिया। अरे मेरी जान,
तुम बहुत भोली हो। इतनी ठंड में मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। तुम कहाँ इतनी ठंड में रसोई में जाती और सामान ढूंढती। मम्मा को तो मेरा काम करने की आदत है और उन्हें इसमें आनंद भी आता है। मैं तो चाहता हूँ कि शादी के बाद भी वे मेरे सभी काम पूर्वतः करती रहे। तुम तो बस अपनी इस फूल सी काया की सार संभाल करो और मुझ पर अपना सारा प्यार लुटाओ। नट्टी बॉय। मेघा के इस स्वर के साथ ही दोनों की सम्मिलित शरारती की हंसी सुनाई दी। मैं हाथ में कटोरी लिए कि कर्तव्य विमूढ़ खड़ी थी, सोच रही थी। पीढ़ियों के अंतराल ने स्वर्ण कुमार को पहले मामाज बॉय बनाया, फिर नट्टी बॉय बनाया। अगला रूप जाने क्या होगा। हे भगवान, मुझे वह रूप दिखाने के लिए जिंदा मत रखना। बुदबुदाते हुए मैंने कसकर आंखें बंद कर ली, मानो ऐसा करके मैं वह भयावह रूप देखने से बच जाऊंगी। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।